सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, हम हमारी जो क्लास थी उसके अंदर जो भौतिक प्रदेश थे हमारे वो चल रहे थे और भौतिक प्रदेशों के अंदर हमने 3 भौतिक प्रदेश थे उनके बारे में पढ़ लिया था और एक भौतिक प्रदेश हमारा मरुस्थलीय प्रदेश था वो बाकी रहा था। तो आज की क्लास में हम वो मरुस्थलीय प्रदेश है वो पढ़ेंगे। टॉपिक है हमारा भौतिक प्रदेश। राजस्थान के जो हमारे भौतिक प्रदेश थे वो हमारा टॉपिक था और उसके अंदर हमारा एक ये रह गया था मरुस्थलीय प्रदेश। बात करते हैं मरुस्थलीय प्रदेश के एक क्षेत्रफल की बात करते हैं। तो क्षेत्रफल मैंने बताया था कि 61.11% था और जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसका जो क्षेत्रफल क्या है सर्वाधिक है। तो यहाँ पे जनसंख्या भी क्या करती है सबसे ज़्यादा निवास करती है। तो जनसंख्या कितनी थी यहाँ पे 40% जनसंख्या यहाँ पे क्या करती है निवास करती है। तो क्षेत्रफल की बात करें तो इसका हो जाएगा 61.11%। कितना बताया था मैंने 61.11%। इसका क्या बताया था क्षेत्रफल बताया था। तो आपका मरुस्थलीय प्रदेश है इसके क्षेत्रफल की बात की जाए तो 61.11% इसका क्षेत्रफल होगा। फिर जनसंख्या की बात करें तो इसमें जनसंख्या है वो आपकी 40% जनसंख्या क्या करती है निवास करती है। कितनी जनसंख्या निवास करती है 40%। इसको मिला के देखें तो मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल है आपका 61.11% है। यहाँ पे जनसंख्या है वो 40% जनसंख्या निवास करती है। इसकी उत्पत्ति की बात करें कि मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो इसकी उत्पत्ति आपका एक नाम सुना होगा 33 सागर है। इसके कारण इसकी उत्पत्ति हुई थी। किसके कारण 33 सागर से। इसकी उत्पत्ति का कारण वो 33 सागर माना जाता है। क्या माना जाता है 33 सागर माना जाता है। प्रश्न आ जाए कि मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। तो इसकी उत्पत्ति का जो कारण था वो आपका 33 सागर था। फिर मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा कि मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा कितनी होती है। तो मरुस्थलीय प्रदेश में क्या होती है वर्षा है वो आपकी 20 से 50 सेमी बारिश होती है। क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश में वर्षा है वो क्या होती है कम होती है। क्यों होती है क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पे क्या रेतीली मिट्टी पाई जाती है और पेड़ पौधे क्या है कम है। इस कारण क्या होती है यहाँ पे जो वर्षा है वो कम होती है। तो वर्षा की जो मात्रा है वो 20 से 50 सेंटीमीटर इसमें वर्षा होती है। तापमान की बात करें तो तापमान है वो आप जानते हो क्योंकि मरुस्थलीय प्रदेश है तो यहाँ पे तापमान क्या होगा ज़्यादा पाया जाएगा। तो तापमान की बात करें तो यहाँ पे माइनस में 49 डिग्री सेंटीग्रेड तो अधिकतम रहता है। अधिकतम 49 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। और न्यूनतम की बात करें तो इसमें आपका न्यूनतम हो जाएगा -3 सेंटीग्रेड न्यूनतम। तो अधिकतम तो कितना हो गया आपका 49 डिग्री सेंटीग्रेड तो आपका अधिकतम तापमान पाया जाता है। न्यूनतम की बात करें तो -0.3 डिग्री सेंटीग्रेड है वो न्यूनतम तापमान पाया जाता है। अधिकतम तापमान पाए जाने के कारण मैंने बताया क्योंकि ये मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें पेड़ पौधे कम हैं। यहाँ की जो मिट्टी है वो रेतीली है। यहाँ पे जो आपकी बारिश है वो क्या होती है कम होती है। उसकी वजह से क्या होता है यहाँ पे अधिकतम तापमान पाया जाता है। और न्यूनतम तापमान क्योंकि रेतीली मिट्टी है तो वो क्या होती है जल्दी ठंडी होती है इसलिए यहाँ पे न्यूनतम तापमान पाया जाता है। बात करें इसकी मिट्टी की तो मिट्टी मैंने बताई थी रेतीली मिट्टी। कौन सी रेतीली मिट्टी। रेतीली मिट्टी यहाँ पे पाई जाती है। तो हमने कौन कौन सी पढ़ी बात है इसमें। एक तो हमने पढ़ा मिट्टी के बारे में कि मिट्टी कैसी पाई जाती है तो रेतीली मिट्टी पाई जाती है। बात करिए हमने तापमान की तो तापमान आपका अधिकतम तो 49 डिग्री सेंटीग्रेड है और न्यूनतम आपका रहेगा -0.3 डिग्री सेंटीग्रेड न्यूनतम तापमान पाया जाता है यहाँ पे। और वर्षा की बात की तो 20 से 50 सेमी यहाँ पे क्या होती है बारिश होती है आपकी। उत्पत्ति की बात की तो 33 सागर से इसकी उत्पत्ति हुई है। जनसंख्या की बात की तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल ज़्यादा है क्षेत्रफल ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे जनसंख्या है वो क्या करती है अधिकतम निवास करती है। तो क्षेत्रफल है इसका 61.11% और जनसंख्या 40% यहाँ की निवास करती है। बात करते हैं हम इसकी जो वनस्पति है तो वनस्पति कैसी है। वनस्पति आपकी हो जाएगी मरुद्भिद। इसको आप जीरोफाइट्स भी कह सकते हैं। जीरोफाइट्स वनस्पति भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मरुद्भिद यानी कि जो कांटेदार वनस्पति है वो ज़्यादा पाई जाती है। मरुद्भिद जीरोफाइट्स वनस्पति यहाँ पे ज़्यादा
पाई जाती है। जलवायु की बात करें तो जलवायु है यहाँ की जो शुष्क जलवायु है, कैसी है? शुष्क जलवायु है यहाँ की, शुष्क जलवायु है यहाँ की। तो मरुस्थलीय प्रदेश की वनस्पति है वो मरुदभिद जीरोफाइट्स वनस्पति यहाँ पे पाई जाती है। जलवायु है मरुस्थलीय प्रदेश में वो शुष्क जलवायु पाई जाती है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल 61.11% है। इसकी जनसंख्या है, यहाँ पे जो जनसंख्या है वो 40% जनसंख्या निवास करती है। मरुस्थलीय प्रदेश की उत्पत्ति है वो आपकी 33 सागर से हुई है। वर्षा की मात्रा यहाँ पे क्या होती है? कम होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो आपकी मिट्टी है वो रेतीली मिट्टी है, और यहाँ पे क्या पेड़ पौधों की जो कमी है उसके कारण क्या होती है, यहाँ पे वर्षा क्या होती है? कम होती है। तापमान की बात करें तो तापमान यहाँ पे क्या अधिकतम पाया जाता है 49 डिग्री सेंटीग्रेड, और न्यूनतम की बात करें तो -0.3 डिग्री सेंटीग्रेड यहाँ पे न्यूनतम पाया जाता है। जो वनस्पति बताई मरुदभिद जीरोफाइट्स वनस्पति पाई जाती है। जलवायु की बात करें तो जलवायु यहाँ पे शुष्क जलवायु पाई जाती है। इतनी बात हमारी हो चुकी है। अब बात करते हैं हम आगे कि हमारा जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है। मरुस्थलीय प्रदेश है, इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई की बात करें तो वो आपकी हो जाएगी 150 मीटर। कितनी हो जाएगी? 150 मीटर। आपकी जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई की बात करें तो वो कितनी है? जिसकी औसत ऊंचाई है वो 150 मीटर है। बात करें मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नहर कौन सी है हमारी, तो मरुस्थलीय प्रदेश में राजस्थान की जो प्रमुख नहर है वो कौन सी है? तो वो आपकी हो जाएगी इंदिरा गांधी नहर। कौन सी हो जाएगी जी? इंदिरा गांधी नहर। कौन सी हो जाएगी? इंदिरा गांधी नहर क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश की आपकी क्या है? प्रमुख नहर है, मुख्य नहर है। मुख्य नहर कौन सी है? प्रश्न पूछा जा सकता है कि मरुस्थलीय प्रदेश की प्रमुख नहर कौन सी है? तो कौन सी है? इंदिरा गांधी नहर है। बात करें मरुस्थलीय प्रदेश की जो प्रमुख नदी कि मरुस्थल से जो कौन सी नदी है वो गुजरती है, तो वो आपकी नदी कौन सी हो जाएगी? लूणी नदी। कौन सी हो जाएगी जी? लूणी नदी। लूणी नदी क्या है? मरुस्थलीय प्रदेश की क्या है? प्रमुख नदी है, मुख्य नदी है। वो कौन सी है? लूणी नदी है। लूणी नदी कौन सी? लूणी नदी किसकी है? मरुस्थलीय प्रदेश की क्या है? मुख्य नदी मानी जाती है। आगे बात करें हम इसमें कि थार मरुस्थल हमारा जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसमें जो थार मरुस्थल है इसका कुल क्षेत्रफल कितना है? ये भारत के संदर्भ में है कि थार मरुस्थल है इसका कुल क्षेत्रफल कितना है। तो इसकी कुल क्षेत्रफल की बात करें तो ये हो जाएगा आपका 2,33,000 किलोमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 2,33,000 किलोमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल। थार मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल कितना है जी? 2,33,000 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर इसका क्या है जी? क्षेत्रफल है। बात करें राजस्थान में, जो राजस्थान में थार मरुस्थल का भाग कितना है, तो राजस्थान में थार मरुस्थल के भाग की बात करें तो राजस्थान में आपका 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर। कितना हो गया जी? 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर क्या हो गया? राजस्थान में थार मरुस्थल का भाग हो गया जी। आगे देखें कि थार मरुस्थल के लिए रुक्ष क्षेत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो थार मरुस्थल के लिए रुक्ष क्षेत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था? प्रश्न आपके लिए एग्जाम में इम्पोर्टेंट बन सकता है कि थार मरुस्थल के लिए रुक्ष क्षेत्र शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो इसका प्रयोग है वो आपका किसने किया था? डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने क्या किया था? थार मरुस्थल के लिए रुक्ष क्षेत्र शब्द का प्रयोग किया था। अब आगे थार मरुस्थल है ये क्या हमारी सौर ऊर्जा का क्या है? संभावना की भरपूरता वाला क्षेत्र है। तो सौर ऊर्जा की संभावना की भरपूरता कहाँ पाई जाती है? तो थार मरुस्थल में पाई जाती है। प्रश्न पूछ सकते हैं कि किसको कहाँ पाई जाती है? तो थार मरुस्थल में पाई जाती है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? थार मरुस्थल को क्या कहते हैं? विश्व का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विश्व का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। प्रश्न यहाँ से दो बन रहे हैं कि सौर ऊर्जा संभावना की भरपूरता वाला क्षेत्र थार मरुस्थल आपका। थार मरुस्थल को क्या कहते हैं? सौर ऊर्जा की संभावना के कारण क्या कहते हैं? विश्व का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है। आगे बात करें थार मरुस्थल के अंदर हमारे राजस्थान के जो जिले हैं जैसे आपके बीकानेर है,
जैसलमेर है, आपका बाड़मेर है, ये ज़िले इसमें जो पश्चिमी ज़िले हैं वो इस थार मरुस्थल में शामिल हैं। तो वह कौन सा ज़िला है जिसके अंदर क्या होता है, रेगिस्तान का प्रसार सबसे ज़्यादा हो रहा है। आज के समय में हम देखें तो जो रेगिस्तान का प्रसार है वो हमारे सबसे ज़्यादा जैसलमेर के अंदर हो रहा है। तो प्रश्न यही है, यही से बन सकता है कि रेगिस्तान के प्रसार के लिए कौन सा ज़िला जाना जाता है। तो आपने एक नाम सुना होगा, नाचना गाँव। कौन सा? नाचना गाँव है, वो कहाँ पे है? जैसलमेर के अंदर। जैसलमेर के अंदर नाचना गाँव है, वो क्या माना जाता है? रेगिस्तान के प्रसार के लिए माना जाता है। इसको मार्च भी कह सकते हैं आप, प्रसार भी कह सकते हैं कि रेगिस्तान के मार्च के लिए किसको जाना जाता है या प्रसार के लिए किसको जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? नाचना गाँव जैसलमेर को। तो रेगिस्तान के प्रसार के लिए आपका कौन सा गाँव हो जाएगा जी? नाचना गाँव। नाचना गाँव जैसलमेर। नाचना गांव जैसलमेर है और रेगिस्तान के प्रसार के लिए जाना जाता है। अब बात करते हैं एक बार कि हमारे दोबारा जो ऊपर से हमने पढ़ा है इसके एक बार हम दोबारा पढ़ते हैं कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी बताई थी? अब एक बार इनको हम दोबारा देखते हैं कि जो हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी बताई है? तो कितनी बताई थी? 150 मीटर। कितनी है? 150 मीटर। इसकी प्रमुख नहर की बात करें तो वो नहर कौन सी है? वो आपकी इंदिरा गांधी नहर होगी। प्रमुख नदी की बात करें तो वो आपकी लूणी नदी होगी। थार मरुस्थल के कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 2,33,000 किलोमीटर स्क्वायर होगा। राजस्थान में थार मरुस्थल के भाग की बात करें तो 1,75,000 किलोमीटर स्क्वायर होगा। उसके बाद थार मरुस्थल के लिए रुक्ष क्षेत्र जो शब्द है इसका प्रयोग किसने किया था? तो किसने किया था? डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने किया था। किसने किया था? डॉक्टर ईश्वरी प्रकाश ने। थार मरुस्थल में क्या है? सौर ऊर्जा की भरपूर संभावना है, इसलिए थार मरुस्थल को क्या कहते हैं? विश्व का शक्ति ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि थार का मरुस्थल है हमारे, इसके अंदर जो सौर ऊर्जा की जो संभावना है वो सबसे अधिक पाई जाती है। उसी कारण थार मरुस्थल को क्या कहा जाता है? विश्व का शक्ति ग्रह कहा जाता है। बात करें कि थार मरुस्थल के अंदर रेगिस्तान के प्रसार के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, तो वो आपका है जैसलमेर जिला। और जैसलमेर जिले के अंदर आपका होगा एक नाचना गांव है, वो जिला वो गांव है जो जैसलमेर के अंदर है। वो रेगिस्तान के प्रसार, कहने का मतलब रेगिस्तान के मार्च या प्रसार के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम आगे बात करते हैं जो मरुस्थलीय प्रदेश है इसकी जो कुछ विशेषताएं हैं, जैसे आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन कि खड़ीन क्या है, रेग क्या है, जैसे पलाया क्या है, नाड़ी क्या है, हमादा क्या है, इनके बारे में हम अब पढ़ते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे खड़ीन के बारे में। जो खड़ीन क्या है तो आपने सबने पहले पढ़ा भी है कि खड़ीन क्या है। तो खड़ीन के बारे में हम देखने से पहले आपको एक ये देखो कि खड़ीन है, एक खड़ीन कृषि भी होती है। खड़ीन कृषि के नाम से भी जानी जाती है। जब तल्ली या पोखर, आप बोलते हो तल्ली, जैसे किसी का जो निमनतम बिंदु होता है उस तल्ली के अंदर जब पानी सूख जाता है और जब मिट्टी वहाँ पे शेष रहती है और उस मिट्टी के अंदर जो हमारी कृषि की जाती है उसे हम खड़ीन कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं? खड़ीन कृषि कहते हैं। कि जब मिट्टी है वो शेष रहती है, वो उपजाऊ मिट्टी रहती है, और उस उपजाऊ मिट्टी में क्या होता है कि कृषि भी क्या होती है, वो उसकी जो पैदावार है वो भी बहुत ज़्यादा होती है। उसी को क्या कहते हैं? खड़ीन कृषि कहते हैं। बात करते हैं हम आगे रेग की बात करते हैं। तो रेग क्या है? तो रेग एक क्या है? मिश्रित मरुस्थल आपका क्या है? मिश्रित मरुस्थल है। मिश्रित मरुस्थल को क्या कहा जाता है? रेग कहा जाता है। अब पलाया क्या है? पलाया क्या होती है? जो खारे पानी की झीलें होती हैं आपकी, क्या होती हैं? खारे पानी की जो झीलें होती हैं उन अब देखते हैं हम खड़ीन। तो खड़ीन क्या है? तो पहले हम खड़ीन के बारे में पढ़ते हैं। तो खड़ीन क्या है कि पोखर, पोखर, तल्ली के
सूखने के बाद, कि पोखर तल्ली के सूखने के बाद जो मिट्टी शेष रह जाती है उससे क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। अब देखो, शेष रह जाती है जो मिट्टी, उससे क्या कहते हैं? खड़ीन कहते हैं। और उससे कहते हैं, और इसी में क्या आती है कि खड़ीन कृषि की जाती है, और इससे मिट्टी में खड़ीन कृषि की जाती है। कौन सी कृषि की जाती है? खड़ीन कृषि की जाती है। अब एक बार दोबारा आप ध्यान से समझना कि पोखर या तल्ली के सूखने के बाद जो मिट्टी शेष रह जाती है, पोखर तल्ली के सूखने के बाद जो मिट्टी शेष रह जाती है उससे हम खड़ीन कहते हैं, और इसी मिट्टी में हम जो कृषि करते हैं उसको क्या कहते हैं? खड़ीन कृषि कहते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। बात करते हैं रेग की। किसकी बात करते हैं? कि रेग क्या है भाई? तो रेग की बात करें तो मैंने बताया था कि जो मिश्रित मरुस्थल होते हैं उन्हीं को क्या कहा जाता है? रेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो रेग क्या है? तो रेग के बारे में हम यहाँ देखते हैं। मिश्रित मरुस्थल को रेग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेग कहा जाता है। मिश्रित मरुस्थल है, मिश्रित मरुस्थलों को क्या कहा जाता है? रेग कहा जाता है। बात करते हैं हम आगे पलाया की, कि पलाया क्या है? पलाया आपने नाम खूब सुना होगा, कि जो अस्थायी, जो क्या होती हैं? खारे पानी की जो आपकी अस्थायी झीलें होती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पलाया कहते हैं। तो यहाँ पे देखो कि खारे पानी की अस्थायी झीलों को पलाया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खारे पानी की जो अस्थायी झीलें हैं इन्हीं को क्या कहा जाता है? पलाया कहा जाता है। और खड़ीन किन को कहा जाता है? कि जो पोखर तल्ली के सूखने के बाद, क्या है? जो पोखर तल्ली के सूखने के बाद जो मिट्टी शेष रह जाती है उसे खड़ीन कहते हैं, और इस मिट्टी में जो कृषि की जाती है उसे खड़ीन कृषि कहते हैं। रेग कहते हैं वो आपको मिश्रित मरुस्थल को क्या कहते हैं? रेग कहते हैं। बात करते हैं पलाया की, तो खारे पानी की अस्थायी झीलों को क्या कहा जाता है? पलाया कहा जाता है। और जो पलाया नाम है ये किसने दिया था? जो पालीवाल ब्राह्मण थे ना, पालीवाल ब्राह्मणों ने क्या दिया था? ये नाम दिया था। किसने दिया था? पालीवाल ब्राह्मणों ने ये नाम दिया था कि खारे पानी की जो अस्थायी झीलें हैं इन्हीं को पलाया कहते हैं। और पलाया नाम है वो किसने दिया था? पालीवाल ब्राह्मणों ने नाम दिया था। बात करते हैं आगे नाड़ी की, कि नाड़ी क्या है? तो नाड़ी क्या है? तो नाड़ी क्या होती है कि जो मनुष्य है, जैसे हमारे गांव है वहाँ पे क्या होते हैं, हम सभी के लिए जो सार्वजनिक रूप से जो हमारा बना होता है जैसे कुआं है, उसी को हम नाड़ी का रूप दे सकते हैं। तो क्या होती है कि जो मनुष्य की दैनिक ज़रूरतों को क्या करता है? पूरा करता है। जो बाहर बना हुआ है छोटा तालाब है वो क्या होता है? नाड़ी होता है। कि उसमें क्या होते हैं? सार्वजनिक सभी के लिए क्या हो जाता है? संयुक्त रूप से होता है। और वो कहता क्या होता है? गांव के जैसे आपके बाहर, गांव के बाहर कहीं पे भी बना दिया है और वो सभी के काम में आए। तो नाड़ी है मनुष्य की दैनिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गांव से बाहर बना छोटा तालाब, क्या है? छोटा तालाब।
कि मनुष्य की जो दैनिक ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के लिए जो गांव के बाहर बना जो छोटा तालाब है उसको क्या कहते हैं, नाड़ी कहते हैं। बात करते हैं हमादा। हमादा क्या है, तो हमादा क्या है, एक चट्टानी मरुस्थल है। क्या है, चट्टानी मरुस्थल। हमादा क्या है जी, चट्टानी मरुस्थल है। यहाँ पे क्या होते हैं, जो बालों का स्तूप होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं। बालों का स्तूप मुक्त प्रदेश है, क्या है, हमादा। हमादा जो चट्टानी मरुस्थल होते हैं वहाँ पे क्या होते हैं, बालू का स्तूप नहीं बनते, क्योंकि बालू का स्तूप कहाँ पे बनते हैं, जहाँ पे क्या होती है, मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे क्या बनते हैं, बालू का स्तूप बनते हैं। और जहाँ पे चट्टानी मरुस्थल पाए जाते हैं वहाँ पे बालू का स्तूप क्या होता है, मुक्त प्रदेश होता है, वहाँ पे बालू का स्तूप बालू का जो आपके स्तूप है वो नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि वहाँ पे जो चट्टान है उन चट्टानों की वजह से वो नहीं पाए, वहाँ पे मिट्टी नहीं मिलती है, इसकी वजह से नहीं पाए जाते। तो हमादा है वो क्या है, चट्टानी मरुस्थल है। क्या है कि यहाँ पे बालू का स्तूप नहीं मिलते, बालू का स्तूप यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो एक बार दोबारा इनको देखते हैं हम। खड़ीन क्या था कि पोखर या तल्ली के सूखने के बाद जो मिट्टी शेष रह जाती थी उसको क्या कहते हैं, खड़ीन कहते हैं। और इसी मिट्टी में जो कृषि की जाती थी उसको क्या कहते हैं, खड़ीन कृषि कहते हैं। बात करते हैं रेग की। तो रेग क्या है, मिश्रित मरुस्थल का क्या रूप है, उसी को क्या कहा जाता है, रेग कहा जाता है। बात करते हैं हम पलाय की। तो पलाय क्या है, जो खारे पानी की जो आपकी अस्थायी झीलें हैं, क्या है, जो आपकी खारे पानी की जो अस्थायी झीलें हैं उनको पलाया कहा जाता है। जो पलाया नाम है वो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा दिया गया था। बात करते हैं नाड़ी। तो नाड़ी क्या है कि जो मनुष्य की दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए गांव से बाहर बना एक छोटा तालाब है, गांव से बाहर जो छोटा तालाब बना उसको क्या कहते हैं, नाड़ी कहते हैं। बात करते हैं हम हमादा की। तो हमादा क्या है, चट्टानी मरुस्थल है। यहाँ पे क्या होते हैं, बालू का स्तूप नहीं पाए जाते। क्यों नहीं पाए जाते, क्योंकि यहाँ पे मिट्टी का अभाव होता है, इसकी वजह से हम जो बालू का स्तूप है वो नहीं पाए जाते हैं। तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखते हैं हम जो हमारी मर्रों क्या है। हमने जो पीछे वो तो देख लिया, अब मर्रों क्या है। तो मर्रों क्या है भाई, बताओ मर्रों क्या है। मर्रों के बारे में देखिए। तो जो आपकी मैंने बताया था कि जो तल्ली पोखर, वो मैंने बताया था पहले कि जो मिट्टी वहाँ पे सूख जाती है तो वहाँ पे क्या की जाती है, कृषि की जाती है। उसी के अनुसार ये है कि मर्रों, जो तल्ली या पोखर की जो उपजाऊ मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है, मर्रों कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मर्रों कहा जाता है। कि जो क्या है, आपकी जो तल्ली मैंने बताया पोखर, उस तालाब उसके अंदर जो मिट्टी सूख जाती है उसी को क्या कहा जाता है, मर्रों कहा जाता है। तो तल्ली व तल्ली या पोखर की उपजाऊ मिट्टी को मर्रों कहा जाता है। कि मर्रों किसको कहा जाता है, तो मर्रों है वो तल्ली या पोखर की उपजाऊ मिट्टी को क्या कहा जाता है, मर्रों कहा जाता है। मैंने बताया था कि तल्ली या पोखर की उपजाऊ मिट्टी में कौन सी कृषि की जाती है, जब जो मिट्टी सूख जाती है तब उसमें क्या सी कृषि, खड़ीन कृषि की जाती है, क्योंकि वो मिट्टी क्या होती है, उपजाऊ मिट्टी होती है और उसके अंदर क्या होती है, कृषि की जो पैदावार है वो अधिक होती है। उसी को मर्रों कहा जाता है। कि तल्ली या पोखर की जो उपजाऊ मिट्टी है उसको क्या कहा जाता है, मर्रों कहा जाता है। बात करते हैं तल्ली की। भाई तल्ली क्या है, हमने तल्ली पोखर यहाँ की उपजाऊ मिट्टी ये तो हमने पढ़ा। तो तल्ली क्या है भाई, इसमें तल्ली क्या है, तो जो दोरों के नीचे जो क्या हो जाती है, जो निम्न भूमि होती है आपकी, और जहाँ पे क्या होता है मीठे पानी का भराव होता है उसको क्या कहा जाता है, तल्ली कहा जाता है। तो इसको भी लिखो कि दोरों के नीचे की निम्न भूमि, दोरों के नीचे की जो निम्न भूमि है, निम्न भूमि जहां पर मीठे
पानी का बहाव होता है, उसको क्या कहा जाता है? तल्ली कहा जाता है जी, तल्ली कहा जाता है। किसको कहा जाता है तल्ली? कि दोरों के नीचे की जो निम्न भूमि है, जहां पर मीठे पानी का भराव होता है, उसको क्या कहा जाता है जी? तल्ली कहा जाता है। आपके दो जैसे मिट्टी के दोहरे हैं, उनके नीचे की जो निम्न भूमि है, उनके जहाँ पर क्या होता है, मीठे पानी का क्या होता है, बहाव होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तल्ली कहते हैं। तो हमारा मर्रो हो गया, तल्ली हो गया। बात करते हैं हम बालसन की। किसकी करते हैं? बालसन की। जो हमारे मरुस्थल और जो आपकी चट्टान है, पर्वत है, उनसे घिरा होता है। जैसे आपका मरुस्थल है, वो मरुस्थल आपको चट्टानी और पर्वतों से घिरा हुआ होता है, उसको क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। और बालसन क्या होता है? इसके अंदर क्या होती है, जो आपकी मध्य की जो जगह है, इसमें क्या हो जाता है? जल इकट्ठा हो जाता है, उसी को क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। और वहाँ पे क्या बन जाती है? झील का निर्माण हो जाता है, उस झील को क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। तो मरुस्थल, आपका जो मरुस्थल है वो पर्वतों और चट्टानों से घिरा हुआ है, और उनकी जो बीच की जगह है उसके अंदर जो झील बन जाती है, उसी को क्या कहते हैं? बालसन कहते हैं। तो आप लिख लो यहाँ पे, मरुस्थलों का चट्टानों, मरुस्थलों का चट्टानों व पर्वतों से घिरा हुआ भाग, जिनके मध्य जल इकट्ठा होने पर जो झील बनती है, उसी को बालसन कहा जाता है। क्या कहा जाता है जी? बालसन कहा जाता है। ध्यान से देखना एक बार दोबारा कि बालसन किसको कहते हैं? जो आपके मरुस्थल है, मरुस्थलों का जो चट्टान है और पर्वत है, इनसे तो घिर जाता है जो भाग है वो, और उनके मध्य जो जल इकट्ठा हो जाता है, उसी को, उनसे जो जल इकट्ठा हो गया उनसे जो झील टाइप बन जाती है, उस झील को क्या कहते हैं? बालसन कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। बात करते हैं हम आगे, हमारे जो बरखान है, बरखान क्या है? ये रेत की क्या है? अर्धचंद्राकार क्या है? आकृतियाँ हैं या टिल्ले हैं। तो बरखान क्या है? जो रेत के अर्धचंद्राकार, कौन सी आकृति के? अर्धचंद्राकार आकृति की क्या होती हैं? ये होते हैं। और ये क्या होते हैं? सर्वाधिक नुकसानदायी होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि बरखान है वो बड़ी तेज गति से चलते हैं, और वो क्या होते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पर क्या बना देते हैं? अपनी जो आकृतियां हैं वो तुरंत बना लेते हैं। इसलिए बरखान क्या होते हैं? सर्वाधिक नुकसानदायक होते हैं। तो रेत पर जो क्या होते हैं? रेत पर जो अर्धचंद्राकार आकृतियां बनती हैं उनको बरखान कहते हैं। ये क्या होते हैं? सर्वाधिक नुकसानदायी होते हैं, और ये सर्वाधिक गतिशील, सर्वाधिक गति करते हैं। तो ये भी एक बार लिखो आप कि बरखान क्या है? रेत पर अर्धचंद्राकार आकृतियां। रेत पर जो अर्धचंद्राकार की जो आकृतियां बनती है उनको बरखान कहते हैं। अब इसकी एक विशेषता भी लिख लो। ये तो आपको पता है, बरखान तो ये हो गया। अब इसकी विशेषता में देखें तो पहले हम, ये क्या होते हैं? नुकसानदायी होते हैं। क्या होते हैं? नुकसानदायी होते हैं। दूसरे क्या होते हैं इनकी विशेषता? ये गतिशील होते हैं। क्या होते हैं? गतिशील होते हैं। ये इनकी विशेषता हो गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई। बात करते हैं बरखान की दोबारा। तो रेत पर जो अर्धचंद्राकार की जो आकृतियां हैं उनको हम क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। ये क्या होते हैं? नुकसानदायक होते हैं। इनकी गति क्या होती है? सर्वाधिक तेज गति होती है। कहने का मतलब ये गतिशील होते हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी आकृतियों को तुरंत बनाते रहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। जिनकी आकृतियाँ कैसी होती है? अर्धचंद्राकार आकृतियाँ होती है, उन्हीं को क्या कहते हैं? बरखान कहते हैं। बात करते हैं हमारे
जो गारो, अगला क्या है गारो। तो जो बरखान के बीच का मार्ग होता है, जैसे इधर से बरखान है, दूसरी ये बरखान है, इनके बीच का जो मार्ग होता है इसी को क्या कहते हैं गारो कहते हैं। क्या कहते हैं गारो कहते हैं। कि दो बरखान है, इनके बीच का, जैसे एक बरखान ये जा रहा, मानो एक, मैं आपको उदाहरण के रूप बता रहा हूँ, बरखान एक है, ये एक ही, इनके बीच का जो अंतराल है या मार्ग है, ये बीच का जो मार्ग है इसको क्या कहते हैं गारो कहते हैं। क्या कहते हैं जी गारो कहते हैं। बीच के, कि बरखानों के बीच का जो मार्ग होता है उसको क्या कहते हैं गारो कहते हैं। तो आप एक बार इसको नोट करो। बरखान के बीच का मार्ग क्या कहलाता है जी गारो कहलाता है। गारो कहलाता है। बरखान के बीच का जो मार्ग है वो गारो कहलाता है। अब एक बार इनको हम दोबारा पढ़ते हैं। देखो मरो क्या है जी, मरो है कि जो तल्ली या पोखर है, इनकी जो उपजाऊ मिट्टी है उसी को क्या कहा जाता है मरो कहा जाता है। बात करते हैं तल्ली की, कि दोरों के नीचे, किसके नीचे, दोरों के नीचे जो निम्न भूमि है और जहाँ पर क्या हो जाता है मीठे पानी का जो भराव होता है उसी को क्या कहा जाता है जी तल्ली कहा जाता है। बात करते हैं बालसन की, कि मरुस्थलों का चट्टानों से और पर्वतों से घिरा हुआ वह भाग है जहाँ पर, जिनके मध्य क्या बन जाता है, जल इकट्ठा होने से क्या बन जाता है, एक झील का रूप बन जाता है, उसी को क्या कहा जाता है जी बालसन कहा जाता है। बात करें बरखान की, तो बरखान क्या है कि रेत पर जो अर्धचंद्राकार की आकृतियां होती है उनको क्या कहा जाता है बरखान कहा जाता है। बरखान क्या होते हैं, सर्वाधिक नुकसानदायक भी होते हैं और गतिशील होते हैं। बात करते हैं गारो की, तो जो बरखान के बीच का जो मार्ग है उसको क्या कहा जाता है जी गारो कहा जाता है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ जी, अब बात करते हैं हम आगे अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप की। कौन से बालू का स्तूप की बात करते हैं, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप की। कि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कौन से होते हैं, तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप वो होते हैं जिनके वायु की दिशा के समानांतर बनते हैं। कैसे बनते हैं, वायु की दिशा के समानांतर बनते हैं ऐसे, वो तो क्या होते हैं अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप होते हैं। बात करें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप की, जो क्या बनते हैं वायु की दिशा के क्या बनते हैं समकोण पर बनते हैं। कैसे बनते हैं समकोण पर बनते हैं, वो क्या होते हैं अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं। तो अब इनकी परिभाषा देखते हैं हम। तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है वो क्या है, वायु की दिशा के समानांतर पर बनने वाले बालू का स्तूप, वो तो क्या कहलाते हैं जी अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। कि वायु की दिशा के समानांतर पर बनने वाले बालू का जो बालू का स्तूप है वो क्या कहलाते हैं, तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहलाते हैं। बात करें अनुप्रस्थ की, तो वो क्या है कि वायु की दिशा के समानांतर पर, जो समानांतर पर नहीं समकोण पर बनने वाले, समानांतर पर तो अनुदैर्घ्य बन गए हैं, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं जो समकोण पर बनते हैं। तो ये है इसकी परिभाषा देखो, वायु की दिशा के समकोण पर बनने वाले बालू का स्तूप। बात समझ में आई कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कौन से होते हैं, जो वायु की दिशा के समकोण पर बनते हैं वो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप होते हैं, और जो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है वो वायु की दिशा के क्या बनते हैं समानांतर बनते हैं। अब बात करते हैं उर्मिका की, कि उर्मिका क्या है। तो उर्मिका क्या है जी, बालू का स्तूप है आपके, उन पे जो छोटी छोटी लहरदार जो परतें बनती है वो क्या होती है उर्मिका होती है। क्या होती है उर्मिका होती है। जैसे मानो आपका ये बालू का स्तूप है, इस पे क्या होती है जो छोटी छोटी लहरदार ऐसे बनती हैं, परतें बनती हैं, वो क्या कहलाती हैं उर्मिका कहलाती है। क्या कहलाती हैं उर्मिका। कि बालू का स्तूपों पर छोटी छोटी जो लहरदार आपकी परतें हैं उनको क्या कहते हैं उर्मिका कहते हैं। तो इसकी परिभाषा नोट कीजिए आप।
बालू का स्तूपों पर लहरदार छोटी छोटी परतों का बनना, कि बालू का स्तूपों पर लहरदार छोटी छोटी परतों का बनना ही क्या कहलाता है? आपका उर्मिका कहलाता है। बात करें अगले नेवखा, कि नेवखा क्या है? तो नेवखा क्या होती है कि झाड़ियाँ होती है, उन झाड़ियों के अंदर क्या हो जाता है, छन के जो बालू का स्तूप बनते हैं। जब झाड़ी बीच में जो झाड़ झंखाड़ आ जाता है और इधर से जैसे मानो कि हवा गतिशील हवा चल रही है, तो वहाँ से आएंगे जो क्या होते हैं, जो मोटे चीज जो कंकर फटर वगैरह होते हैं, मोटे होते हैं, वो तो क्या हो जाते हैं, वहाँ झाड़ियों में उलझ के रह जाते हैं। और जो बारीक होते हैं वो क्या चले जाते हैं, आगे चले जाते हैं। कहने का मतलब कि नेव का क्या है, तो नेव का है झाड़ियों के पीछे छनकर बनने वाले बालों का स्तूप क्या कहलाते हैं, नेव का कहलाते हैं। कि झाड़ियों के पीछे जो छनकर जो बालों का स्तूप बनते हैं वो क्या कहलाते हैं जी, नेव का कहलाते हैं। तो इसकी परिभाषा नोट कीजिए कि झाड़ियों के पीछे जो छनकर बालू का स्तूप बनते हैं, नेवखा कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं कि झाड़ियों के पीछे जो छनकर बालू का स्तूप बनते हैं वो क्या कहलाते हैं जी, नेवखा कहलाते हैं। एक बार दोबारा देखो, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कैसे हैं जी, अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप आपके समानांतर है, वायु की दिशा के क्या है, समानांतर पर बनने वाले बालू का स्तूप है। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो समकोण पर बनते हैं, जो समकोण पर बालू का स्तूप बनते हैं वो अनुप्रस्थ, जो समानांतर बनते हैं वो अनुदैर्घ्य कहलाते हैं। बात करें उर्मिका की, जो बालू का स्तूप पर क्या बनते हैं, छोटी छोटी जो लहरदार परतें हैं उनका जमाव होता है या वो बनती हैं, उसको उर्मिका कहते हैं। बात करें नेवखा की, तो झाड़ियों के पीछे जो छनकर जो बालू का स्तूप बनते हैं आपके, वो नेवखा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नेवखा कहलाते हैं। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब आगे देखते हैं हम लाठी सीरीज, कि लाठी सीरीज क्या है। तो लाठी सीरीज क्या है, ये क्या है, भूगर्भिक जलपट्टी है। कितनी चौड़ी है, 60 मीटर चौड़ी है ये। और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो ये पाकिस्तान के जो आपके पास में जो पोखरण है, पोखरण से मौनगढ़ तक, कहाँ तक है, पोखरण से मौनगढ़ तक क्या है, एक अवसादी चट्टानों से निर्मित है। और ये 60 मीटर चौड़ी है और ये एक भूगर्भिक जलपट्टी है। तो इसकी विशेषता को नोट करते हैं कि पाकिस्तान के सारे पोखरण से मोहनगढ़, पोखरण से कहाँ तक है, मोहनगढ़ तक अवसादी कौन सी चट्टानों से निर्मित है, अवसादी चट्टानों का क्या है जी, चट्टानों का समूह है। क्या है जी, पाकिस्तान के सारे पोखरण से मोहनगढ़ तक अवसादी चट्टानों का क्या है जी, समूह है। कितनी मीटर चौड़ी है, और ये क्या है, 60 मीटर। कितनी मीटर है, 60 मीटर क्या है जी, चौड़ी भूगर्भिक जल पट्टी। भाई आई बात समझ में, कि लाठी सीरीज, कि पाकिस्तान के सारे पोखरण से मौनगढ़ तक अवसादी चट्टानों का समूह है, वो क्या है, लाठी सीरीज। ये 60 मीटर चौड़ी क्या है, एक भूगर्भिक जल पट्टी है। बात करते हैं तारा बालू का स्तूप की। तारा बालू का स्तूप क्या है, वो बालू का स्तूप जिनकी आकृति कैसी हो, तारे के जैसी हो। तो तारा बालू का स्तूप तारे के आकार के बालू का स्तूप, तारे के आकार के बालू का स्तूप क्या है, तारा बालू का स्तूप है। ये सबसे ज़्यादा आपको देखे तो मोहनगढ़ और जैसलमेर में मिलेंगे।
तो तारा बालों का स्तूप कौन से? तारे के आकार के जो बालू का स्तूप है वो तारा बालू का स्तूप कहलाते हैं। बात करें पैराबोलिक बालू का स्तूप, तो पैराबोलिक बालू का स्तूप कौन से होते हैं? तो पैराबोलिक बालू का स्तूप वो होते हैं जिन महिलाओं के जो बालों में पिन डाली जाती है बालू में, उसके आकार के पैराबोलिक बालू का स्तूप होते हैं। तो महिलाओं के बालों की पिन के आकार के बालों का स्तूप। पैराबोलिक महिलाओं के बालों की पिन के आकार के जो बालों का स्तूप होते हैं वो आपके पैराबोलिक बालों का स्तूप कहलाते हैं। बात करते हैं आगे हम थार के गढ़ा। ये थार का गढ़ा क्या है? ये चांदन नलकूप है जो जैसलमेर के अंदर है, वहाँ पे खोदा गया था। कहाँ पे? थार का गढ़ा। इसकी क्षमता है वो 2.30 लाख लीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसकी क्षमता है इसकी। और इसका जो वास्तविक नाम है वो आपका चौहान नाम है। तो इसकी जो आपकी बातें चीज़ें जो नोट करने की बातें हैं वो करिए। थार का गढ़ा है, ये कहाँ पे है जी? चांदन नलकूप। अब है जी जैसलमेर। चांदन नलकूप जैसलमेर में है, जो क्या है? खोदा गया है। और इसकी जो वास्तविक नाम है, क्या नाम है जी? वास्तविक नाम वो क्या है जी? इसका चौहान है, चौहान। और इसकी क्षमता की बात करें तो इसकी क्षमता है 2.30 लाख लीटर है प्रति घंटा के हिसाब से इसकी है। तो थार के गढ़ा समझ में आ गया। चांदन नलकूप जैसलमेर में खोदा गया है। वास्तविक नाम है इसका चौहान है। इसकी जो क्षमता है 2.30 लाख लीटर प्रति घंटा के इसकी क्षमता है। अब एक पियूना है, ये क्या जाता है? ये भी मरुस्थल में पाया जाता है। ये क्या है? विषैला सर्प है। सांप नहीं होता है क्या? वो विषैला सर्प है। तो पियूना क्या है कि विषैला क्या है जी? सर्प पाया जाता है, ये मरुस्थलीय प्रदेश में विषैला सर्प। अब एक बार हम दोबारा इनको अच्छी तरीके से नोट करते हैं और पढ़ते हैं। देखो लाठी सीरीज क्या है जी? तो लाठी सीरीज है कि पाकिस्तान के सारे कहाँ से कहाँ तक? पोखरण से मोहनगढ़ तक। कौन से चट्टानें? औषधि चट्टानों का क्या है जी? एक समूह है। कितना मीटर चौड़ी? 60 मीटर चौड़ी। क्या है जी? एक भूगर्भिक जलपट्टी है। पाकिस्तान के सारे पोखरण से मोहनगढ़ तक औषधि चट्टानों का समूह है, 60 मीटर चौड़ी है और क्या है कि भूगर्भिक जलपट्टी है। यह आपकी क्या हो जाएगी? लाठी सीरीज। आगे तारा बालू का स्तूप। तारे के आकार के बालों का स्तूप। किसके आकार के? तारे के आकार के जो बालों का स्तूप है वो तारा बालों का स्तूप है। ये मोहनगढ़ जैसलमेर में सबसे ज़्यादा देखने मिलते हैं आपको। फिर बात करते हैं पैराबोलिक बालों का स्तूप। क्या है जी? कि महिलाओं के बालों की जो पिन के आकार के जो बालों का स्तूप है वो क्या है? पैराबोलिक बालों का स्तूप है जी। आगे थार का गढ़ा है। ये चांदन नलकूप जैसलमेर में खोदा गया है जी। और चांदन जैसलमेर के अंदर जो चांदन नलकूप है जैसलमेर में खोदा गया है। और इसकी जो वास्तविक नाम है वो इसका चौहान है। बात करें इसकी क्षमता की तो 2.30 लाख लीटर प्रति घंटा के हिसाब से इसकी क्षमता है। पियूना की बात करें तो ये क्या है? एक विषैला सर्प है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं आगे कि बालों का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण है वो कौन से महीनों में होता है? तो बालों का स्तूप है आपके, उनका जो स्थानांतरण है, बालों का स्तूपों का जो सर्वाधिक स्थानांतरण है वो कौन से महीने में होता है? तो वो आपके मार्च से जुलाई के महीने हैं, उनमें क्या होता है? स्थानांतरण ज़्यादा होता है। तो कब होता है? मार्च से जुलाई। मार्च से जुलाई में क्या होता है? जो आपके बालों का स्तूप है इनका क्या होता है? सर्वाधिक स्थानांतरण होता है। अगली बात करें तो संरचना के आधार पर जो हमारा मरुस्थल है उसको कितने भागों में बांटा गया है?
संरचना के आधार पर हमारे मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है, तो ध्यान रखना 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो देखो 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में, 3 भागों में बांटा गया। अब 3 भाग कौन कौन से हैं, तो पहला, अब इसमें जो आपको पढ़े हैं, पीछे पढ़े वही है। इसमें पहला तो आपका हो जाएगा महान मरुस्थल, महान मरुस्थल। दूसरा आपका हो जाएगा चट्टानी मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल। और तीसरा आपका हो जाएगा पथरीला मरुस्थल। कौन सा हो जाएगा, पथरीला मरुस्थल। तो 3 भागों में बांटा गया है। संरचना के आधार पर मरुस्थल को कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं, तो वो आपके हैं, एक तो महान मरुस्थल, एक चट्टानी मरुस्थल, दूसरा आपका पथरीला मरुस्थल। अब बात करते हैं हम आगे कि सफर काफिज, जो सफर काफिज हैं वो स्तूप कहाँ पे पाए जाते हैं। जो सफर काफिज जो स्तूप है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो आपकी ध्यान रखना बीकानेर में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं जी, बीकानेर में। कहाँ पे पाए जाते हैं, बीकानेर में। सफर काफिज जो आपके बालू का स्तूप है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, बीकानेर में पाए जाते हैं। अगली बात करें, हमने जो अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जो पढ़े थे कि अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो समानांतर बहते हैं, और अनुदैर्घ्य हैं जो क्या बहते हैं, समकोण पर। क्या बहते हैं, समकोण पर बहते हैं। और अनुप्रस्थ हैं वो समानांतर पर बहते हैं। तो प्रश्न है कि अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहाँ पर पाए जाते हैं, तो अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है वो आपके एक तो जैसलमेर, बीकानेर और आपके जो हनुमान सूरतगढ़ है ना उसमें पाए जाते हैं। कहाँ पे, बीकानेर, जैसलमेर और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। तो याद रखना अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है वो जैसलमेर में, बीकानेर में और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। तो एक लिख लो यहाँ पे आप कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं, बीकानेर में। दूसरे आप लिख लो यहाँ पे जैसलमेर में। तीसरा आप यहाँ पे लिख लो सूरतगढ़ में। तो अब आगे बात करें अनुप्रस्थ बालू का स्तूप कहाँ पाए जाते हैं, तो अनुप्रस्थ बालू का स्तूप वो जो समानांतर पर बहते हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो सर्वाधिक बात करें तो जोधपुर, एक तो आपके जोधपुर में पाए जाते हैं। दूसरा है आपका बाड़मेर में, और तीसरा है आपका हनुमानगढ़ में। कहाँ पे जी, हनुमानगढ़ में। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप जोधपुर में, बाड़मेर में और हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं। अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप है बीकानेर में, जैसलमेर में और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि बरखान पाए जाते हैं। तो बरखान कहाँ पाए जाते हैं भाई, तो बरखान आप देख लो यहाँ पे लिख लो। एक तो पाया जाता है आपका बालेरी चूरू में। कहाँ पे, बालेरी चूरू में। दूसरा आप नोट कर लो इसके अंदर सीकर में। तीसरा आप कर लो इसमें बीकानेर। क्या कर लो, बीकानेर। और एक आप और कर सकते हो इसके अंदर जो आपका सूरतगढ़ है वो भी कर सकते हो इसमें, सूरतगढ़ है वो भी इसमें ऐड कर सकते हो। तो बरखान कहाँ पर पाए जाते हैं, तो बरखान बालेरी चूरू में, सीकर में, बीकानेर में और सूरतगढ़ में जो आपके बरखान पाए जाते हैं। आगे बात करें कि राजस्थान के अंदर वह कौन सा जिला है जिसके अंदर सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। जैसे आपके अनुदैर्घ्य हो गए, अनुप्रस्थ हो गए, बरखान हो गए, आपके जो पैराबोलिक बालू का स्तूप हो गए, वो सभी बालू का स्तूप है वो कौन से जिला है जिसमें पाए जाते हैं, तो वो जिला आपका जोधपुर जिला। कौन सा है जी, जोधपुर जिला। जोधपुर जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, जोधपुर जिले में सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं। अब एक बार इनको दोबारा पढ़े कि बालू का स्तूपों का सर्वाधिक स्थानांतरण कौन से महीने में होता है, तो मार्च से जुलाई में होता है। संरचना के आधार पर मरुस्थल को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में बांटा है। 3 भाग कौन कौन से हैं, महान मरुस्थल, चट्टानी मरुस्थल, पथरीला मरुस्थल। सफर का भी स्तूप है वो कहाँ पे पाए जाते हैं, तो वो बीकानेर में पाए जाते हैं। बात करें अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहाँ पे पाए जाते हैं, तो बीकानेर है, जैसलमेर है, सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ पे, बीकानेर, जैसलमेर और सूरतगढ़ में। अनुप्रस्थ बालू का स्तूप है वो जोधपुर में, बाड़मेर में, हनुमानगढ़ में सर्वाधिक पाए जाते हैं। कहाँ पे, अनुप्रस्थ जो समानांतर बहते हैं, अनुदैर्घ्य जो समकोण पर बहते हैं,
तो अनुप्रस्थ जो समानांतर बालू का स्तूप है वो जोधपुर, बाड़मेर और हनुमानगढ़ में पाए जाते हैं। आगे बात करें बरखान कहाँ पे पाए जाते हैं, तो बरखान आपके बालेरी चूरू में है, सीकर, बीकानेर है और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। कहाँ पे? बालेरी चूरू, सीकर, बीकानेर और सूरतगढ़ में पाए जाते हैं। आगे बात करें कि सभी प्रकार के जो बालू का स्तूप है राजस्थान में, कि राजस्थान में कौन सा जिला है जहाँ पे सभी प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं, तो वो आपका जोधपुर जिला रहेगा। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास के अंदर हमने जो मरुस्थलीय प्रदेश के बारे में जो चीज़ें पढ़ी हैं वो यदि आपको समझ में आ गई होगी, और अब हम जो भी आगे पढ़ेंगे वो हमारे नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।